गुड मॉर्निंग दोस्तों, मगध आईएएस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से हम भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं। उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए वैदिक सभ्यता तक पहुंच गए थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए वैदिक सभ्यता का पार्ट 3 लेकर हम आए हैं। और इसके पहले आपने पढ़ा होगा प्राचीन इतिहास में ताम्रपाषाण काल, पुरापाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, ये सब हम पढ़ते हुए आ रहे थे। और हम ये सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? सिविल सर्विस, आईएएस और 66वीं बीपीएससी, जो इस साल 2020 में होने की संभावना है। उसके पीटी और मेंस हम एक हॉलिस्टिक अप्रोच लेकर के चल रहे हैं ताकि आपको अलग से उसकी तैयारी न करना पड़े। प्रीलिम्स और मेंस ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो आपको कभी भी विषयों को पीटी और मेंस में बांटकर कभी पढ़ने की भूल ना करें। मेरा विशेष हिदायत है आपके साथ कि कोई भी विषय को जब आप पढ़ें तो ये ना सोच करके पढ़ें कि सिर्फ और सिर्फ हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं, मेंस की एग्ज़ाम जब होगी तब हम उसके बाद में उसको पढ़ेंगे। तो वो आधे अधूरे जानकारी लेकर आप एग्ज़ाम में बैठेंगे और वो प्रीलिम्स भी आपसे नहीं निकल पाएगा। तो एग्ज़ाम, आजकल जो एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं वो केवल नाम के लिए हैं कि प्रीलिम्स के एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं। वास्तव में वो एग्ज़ाम्स मेंस ही होते हैं। वो मेंस के ही गहराइयों में डूब करके वो आपसे स्टेटमेंट उसमें से डालते हैं। तो जब तक कि आप गहराइयों में नहीं उतरेंगे तब तक आप सिविल सर्विस क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम उन्हीं वृहद अप्रोच लेकर के, हॉलिस्टिक अप्रोच लेकर के हम तैयारी की रणनीति बना करके हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो उसी रणनीति से आप हमारे सारे वीडियो को देखिए। हम प्रीलिम्स मेंस दोनों को फैक्ट ले करके उसके गहराइयों को विश्लेषण करते हुए हम चल रहे हैं। और ऐसे ही आपको भी पढ़ना होगा। और जो भी हम बोर्ड पे बताते हैं इसका आप नोट्स ज़रूर से ज़रूर तैयार करें, जो कि आपको भविष्य में आपको मेंस लिखने में बहुत ही सहायता होगी। और जो हम बोर्ड पे लिखते हैं वो मान के चलिए कि ओरिजिनल की पॉइंट हम आपको दे रहे हैं। इसी के आधार पर आप पूरे सब्जेक्ट की व्याख्या कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं वैदिक सभ्यता के पार्ट 3। जैसा कि इसके पहले 2 पार्ट में हमने पढ़ा था कि वैदिक सभ्यता है क्या चीज़, इसमें कौन कौन सी वेदों की रचना की गई है, कौन कौन से इसमें और भी अन्य उपनिषद है, अन्य वेद के बारे में हमने बताया था। अब जो ओरिजिनल पढ़नी है आपको वैदिक सभ्यता में वो ये पढ़ना है कि वैदिक सभ्यता में 2 भाग हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल। मेन आपको इसमें ये पढ़ना है कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या था। तो अंतर क्या क्या चीज़ होगा? सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, ये क्या अंतर था इन दोनों समाजों के बीच में, हम वही अध्ययन करेंगे। और मेंस में आपको 100% यही क्वेश्चंस आते हैं कि वैदिक सभ्यता में उत्तर वैदिक काल का समाज और ऋग्वैदिक काल का सामाजिक जीवन में क्या अंतर था। इसी प्रकार से अन्य सवाल आएंगे कि वैदिक सभ्यता में उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल के आर्थिक जीवन में क्या अंतर था। तो ये ही मेंस में आपको सवाल पूछे जाएंगे और प्रीलिम्स में भी ऐसे ही आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं, आज हमने जो टॉपिक उठाया है वैदिक सभ्यता के सामाजिक जीवन को, कि इन दोनों समाज में क्या मुख्यतः अंतर था। तो आइए ज़रा हम देखते हैं। सबसे पहले अब हम ये देखते हैं ऋग्वैदिक काल का कालक्रम कब से कब तक था। 1500 से 1000 BC। चूँकि ये सब हम पहले भी बता चुके थे कि पूरे वैदिक काल का टाइम पीरियड 1500 BC से लेकर 600 BC तक है। उसी क्रम में ऋग्वैदिक काल का पहले का 400-500 साल ऋग्वैदिक काल माना जाता है, क्योंकि इस 500 साल में सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद ग्रंथ की रचना हुई थी और उसी के आधार पर हमारे इतिहासकार सामाजिक जीवन का पता लगा पाए हैं। तो आइए ज़रा हम इसमें देखते हैं इस समाज के अंदर क्या क्या चीज़ें थी।
और याद दिलाने के लिए आपको मैं बता दूं, इतिहास पढ़ने से पहले ही हमने ये भी बताया था आपको कि जब समाज हम पढ़ेंगे, किसी भी कालखंड के सामाजिक जीवन पढ़ेंगे, तो उस समाज के जीवन के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, ये हमने पूरे बढ़िया से वीडियो में बना करके हमने डाला था। सब चीज़ के बारे में हमने डाला था कि समाज के बारे में पढ़ना तो उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ना हो तो उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, राजनीति के बारे में, राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ना हो तो हम क्या पढ़ेंगे। ये सब सारे चीज़ हम पहले के ही वीडियो में आपको बता चुके हैं। इतनी बढ़िया तरीके से हमने बताया है हमने कि आज तक जितने भी आप इतिहास के वीडियो देखेंगे उसमें सबसे बेहतरीन ढंग से हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। एक बार आप ज़रूर जाकर उस वीडियो को देखिए। चलिए अब हम आते हैं ऋग्वैदिक काल का समाज कैसा था। तो ऋग्वैदिक काल का समाज प्रीत सत्तात्मक समाज था। प्रीत सत्तात्मक समाज का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर पुरुषों की प्रधानता थी। आज अगर हम पूछें 2020 में भारत का समाज कैसा है, आज भी हमारा समाज प्रीत सत्तात्मक था। लेकिन इसके पहले हमने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का समाज का बारे में हमने अनुमान लगाया था कि वो समाज क्या था, मातृ प्रधान था। क्यों था? क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पर मातृभूमि, मृण्य मूर्ति और मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली है। उस आधार पे हम कहते हैं थे कि हड़प्पा सभ्यता मातृ सत्तात्मक समाज था। लेकिन ऋग्वैदिक काल आते आते पुरुष प्रधान समाज हो गया। आज हमारा भारत भी पुरुष प्रधान समाज है, पूरा वर्ल्ड भी आज भी पुरुष प्रधान समाज है। लेकिन अब समय बदल रहा है। इसके बाद समाज का वर्गीकरण कैसे किया गया था उस समय? जन्म पर न होकर व्यवसाय कर्म के अनुसार था। उस समय जन्म आप किसी भी कुल में लीजिए, किसी भी परिवार में लीजिए, उससे मतलब नहीं था समाज को। सिर्फ मतलब ये था कि आप कौन सा व्यवसाय करते थे, ये इस काल में प्रधान था। जैसे आप देखे होंगे ऋग्वेद के एक 10वें मंडल में कहा गया है कि मैं एक कवि हूँ, मेरे माँ चक्की पीसती है, मेरा भाई एक वैद्य है, मेरे पिताजी वैद्य हैं। यानी कि एक ही परिवार में कई सारे लोग व्यवसाय कर सकते थे। ये आज़ादी उस समय रही होगी, ऐसा अनुमान लगाया गया है वेदों के आधार पे। कोई देखने गया नहीं है, वेदों के आधार पे ऐसा अनुमान लगाया गया है कि समाज का वर्गीकरण जन्म पर ना होकर। आज का समय क्या है, आप जिस जाति में जन्म ले लिए बस आप उसी जाति के होकर रह जाएंगे। उस समय ये व्यवस्था नहीं थी। तो तत्कालिक वर्ण व्यवस्था लचीला था। वर्ण व्यवस्था ज़्यादा विकसित अवस्था में नहीं थी, लेकिन फिर भी ऊंचा नीचा मध्यम वर्ग इन सब का कॉन्सेप्ट आ गया था। लेकिन फिर भी उतना ज़्यादा जटिल नहीं हुआ था जितना जटिल आगे चल करके हम देखेंगे। इस समय जाति व्यवस्था 9 के बराबर थी, यानी कि ज़्यादा जातियों में लोग नहीं बंधे हुए थे। कौन किस जाति का है, कौन किस कास्ट का है, ये ज़्यादा ये सब मायने मतलब नहीं था। यानी कि समाज में खुले विचारों की आज़ादी थी। अब देखते हैं स्त्रियों की स्थिति, क्योंकि कोई भी समाज में स्त्रियों का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसा भी कहा गया है, हमारे समाज में ऐसे प्रचलित हैं कि जहाँ पर स्त्रियों की पूजा होती है वहीं पर देवता वास करते हैं। और ये सच भी है, क्योंकि हमारा जो ये संसार की रचना हुई है महिला और पुरुष दोनों से मिलकर रचना हुई है और दोनों की बराबर सहभागी है इस खूबसूरत संसार को रचने में। तो उस संसार में स्त्रियों की स्थिति क्या है भाई, जरा देखते हैं। सम्मानजनक थी, यानी कि इस ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी। कैसे सम्मानजनक थी? यानी कि उनको शिक्षा का थोड़ा अधिकार था, पुरुषों के साथ उनको समानता का व्यवहार किया जाता था, सभा राजनीति में महिलाएं भाग ले सकती थी। तो इस तरह से थोड़ी सी खुली आज़ादी उन लोगों को मिलती थी। तो उस समय के कुछ विदुषी नारियां भी हुई जो शास्त्र कर सकती थी, शास्त्र पढ़ सकती थी और शास्त्रों से वो तर्क वितर्क करती भी थी। और हमने देखा भी था याज्ञवल्क्य के उपनिषद, ये हमने देखा भी था कि उसमें महिलाएं शास्त्र करती भी थी। तो उस समय की विदुषी नारियां कौन सी थी भाई? लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, विश्वरा,
ये कुछ उस समय की विदुषी नारियां थी जो अपने समय में वेदों की कुछ पढ़ी थी और इनको थोड़ी आज़ादी थी। इन लोगों को देखने से पता चलता है कि महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक रही होगी, लेकिन कितनी मात्रा में रही होगी ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, क्योंकि हम 4 महिलाओं के नाम से ये नहीं कह सकते हैं कि पूरी की पूरी महिलाओं को वैसे ही आज़ादी मिलती होगी, वैसे ही पढ़ने का मौका मिलता होगा, वैसे ही वेदों को अध्ययन करने का मौका मिलता होगा। हम ये नहीं कह सकते हैं, चूँकि 4 नारियों का उदाहरण मिलता है तो उस आधार पे हम कहते हैं कि स्थिति अच्छी रही होगी, लेकिन हमें नहीं लगता है कि ज़्यादा महिलाओं की आज़ादी रही होगी। इसके बाद ऋग्वैदिक काल यज्ञ प्रधान था। इसमें यज्ञ होता था, मंत्रोच्चारण होता था, जैसा कि हम देख चुके हैं ऋग्वेद में सभी देवताओं की स्तुति से संबंधित है, स्तुति दिया हुआ है कि कौन से देवता को कैसे हम प्रसन्न रख सकते हैं, खुश रख सकते हैं। तो ये यज्ञ प्रधान था। तो ऋग्वैदिक काल का समाज ऐसा था, सिंपल सा समाज था, सीधा सीधा समाज था। लेकिन जैसे ही 500 सालों के बाद नई जनरेशन आई, उसके बाद स्थितियां बिल्कुल बदलने लगी। जैसे आज की स्थिति में अगर आप अब देखेंगे, आज के 20 साल पहले के लोग और आज के नई युवा पीढ़ी के बिल्कुल बहुत बड़ा गैप है, बिल्कुल ही जनरेशन में फ़र्क आ गया है। वैसे ही 500 सालों के बाद का जो काल आता है उसे हम उत्तरवैदिक काल कहते हैं, और इस काल में बहुत ही जटिल हो गया समाज, यहाँ का बहुत जटिल हो गया। कैसे जटिल हो गया ज़रा देखते हैं। इसमें भी समाज प्रीत सत्तात्मक था, उत्तरवैदिक काल में भी समाज प्रीत सत्तात्मक था। वो आज तक प्रीत सत्तात्मक ही है हमारा समाज, आज भी हमारा यही समाज है। आज भी हमारे यहाँ पुरुषों की ही चलती है, महिलाओं की न के बराबर भूमिका है। इसके बाद समाज का वर्गीकरण कर्म आधारित न होकर जन्म के अनुसार निर्धारित किया जाने लगा, जो सबसे बड़ा दुष्प्रभाव भारत में ये पड़ा, और इसकी बोझ हम आज तक ढोते आ रहे हैं। अगर कोई नीच कुल में यानी कि वर्ण क्रम के सबसे निचले क्रम में जन्म लिया तो उसे जिंदगी भर वही कर्म करना पड़ेगा जो उसके लिए ऊपर वालों ने, ऊपर के कास्ट ने, उच्च वर्गों ने, उच्च वर्ण के लोगों ने उसके लिए निर्धारित कर रखा है। और यही हमारे समाज की सबसे क्रूर व्यवस्था बना दिया है, हमारे जो वर्ण व्यवस्था में जो सबसे ऊपर हैं। तो इस तरह से समाज का वर्गीकरण कर्म आधारित ना होकर जन्म के अनुसार निर्धारित किया जाने लगा। अब आप खुद से दिमाग लगाइए कि जिस समाज में जो व्यक्ति जिस कुल में जन्म ले या जिस समाज के जिस वर्ण में जन्म ले, चाहे वो कोई भी बढ़िया से बढ़िया क्यों ना काम कर दे, कहलाएगा वो नीच ही कहलाएगा। ऐसा हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था में निर्धारित कर दिया गया, और उसकी बोझ हम आज तक ढोते आ रहे हैं, और पता नहीं ये कब तक हम ढोते रहेंगे। इसे हमें ख़त्म करना है। वर्ण व्यवस्था में जटिलता का संकेत आना शुरू हो गया, यानी कि फिक्स कर दिया गया कि चारों वर्ण की जो उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति तो हो गई थी ऋग्वेद के अंतिम चरण में, लेकिन उसकी जो जटिलता उत्पन्न होने शुरू हुई वो उत्तरवैदिक काल में बृहद रूप से देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पर वर्ण व्यवस्था ऐसा जटिल बना दिया गया, ऐसा जटिल बना दिया गया कि निचले वर्ण के लोग सोच भी नहीं सकते थे कि हम वो भी काम कर सकते हैं जो उच्च वर्ग के लोग कार्य करते हैं। इस तरह से हमारे वर्ण व्यवस्था में जटिलता आनी शुरू हो गई, और आज भी हमारे समाज में वो जटिलता दूर हो गई, दूर नहीं हुई है, वो हमारे समाज की एक आवश्यक बुराई बन गई है। यानी कि जाति प्रथा हमारे समाज की सबसे बुरी व्यवस्था बनकर रह गई उस समय भी, और आज भी बनी हुई है। हम चाह करके भी इस वर्ण व्यवस्था को मिटा नहीं पा रहे हैं। अब देखते हैं, अब आपके ऊपर, आप कितना इसके लिए कर पाते हैं कि जाति व्यवस्था मिट जाए। इसके बाद स्त्रियों की स्थिति को जरा हम देखें। ऋग्वैदिक काल की तरह अच्छी नहीं थी। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? सम्मानजनक थी। लेकिन इस काल में आते आते स्त्रियों की स्थिति बिल्कुल ख़त्म कर दी गई। आज़ादी नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई।
लेकिन फिर भी इस समय की कुछ विदुषी नारियों का उदाहरण मिलता है, मैत्रेयी है, गार्गी है। तो ये एक दो महिलाओं के उदाहरण मिलने से हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी रही होगी या महिलाएं समान रूप से पुरुषों के भागीदारी रही होगी। बिल्कुल नहीं। जैसे ही समाज में जटिलता उत्पन्न होती है उसका खामियाजा कमज़ोर वर्गों को भुगतना ही पड़ता है। फिर राजनीतिक सभाओं में भाग नहीं ले सकती थी। यहाँ इस काल में तो राजनीति में भाग ले भी सकती थी सभा समिति में, लेकिन यहाँ तक आते आते बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया महिलाओं का अधिकार। इसके बाद यहाँ पर समाज यज्ञ प्रधान था, अब समाज हो गया है कर्म कांड प्रधान हो गया है। और ये सब किसकी बनाई हुई है? ये सब ब्राह्मणों की बनाई हुई है, जो वर्ण व्यवस्था में जो सबसे ऊपरी क्रम में थे वो निचले क्रम पर अपना अधिकार जमाने के लिए ये सारा का सारा कर्मकांड उन्होंने रचा। और दुर्भाग्य से हम आज भी वो कर्मकांड मानते हुए आ रहे हैं। आज भी सिर्फ और सिर्फ अगर आपका जन्म ब्राह्मण समाज में हो गया, बस आपको ये अधिकार हो गया कि सिर्फ और सिर्फ वेद अब आप ही पढ़ सकते हैं, आप ही पुरोहित का कार्य कर सकते हैं। बस सिर्फ जन्म ले लेने पर, भले आपको ज्ञान है या नहीं है। ये आज भी हमारे समाज की आवश्यक बुराई है, इसे हमें दूर करना होगा। तो आज ही आप संकल्प लीजिए कि आज से ही आप जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के दायरे में बिल्कुल नहीं रहेंगे और अपने नाम के आगे और पीछे जातिवाचक, जाति सूचक शब्द से संबोधित नहीं करेंगे। तभी मैं मानूंगा कि आप जाति नहीं मानते हैं। अगर आज के बाद भी अगर आप अपने नाम के आगे पीछे जाति शब्द लगाते हैं, आप अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम इस जाति के हैं, तो मैं मानता हूं कि आप अच्छे से अपने इतिहास से सीख नहीं ले पाए हैं। तो आज हमने देखा सामाजिक जीवन के बारे में। इसी तरह से आपको पढ़ना है वैदिक सभ्यता के उत्तरवैदिक काल और ऋग्वैदिक काल के आर्थिक जीवन में अंतर ढूंढना है, धार्मिक जीवन में फिर अंतर ढूंढना है, राजनैतिक जीवन में फिर अंतर ढूंढना है, और तब जाकर आपकी एक हॉलिस्टिक अप्रोच के तहत आपकी ये टॉपिक समाप्त होगी। चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जहाँ तक हो सके आप कमेंट में लिखिए और अपने अपने कुछ नए सुझाव दीजिए। धन्यवाद।